तो हमारा तीसरा अनुप्रयोग है बच्चों इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ओके, इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या भी फाइंड कर ली थी और उसका वेग भी हमने निकाल लिया था एनवी कक्षा का। तो आज हम बात करेंगे एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ओके, तो सपोज करिए ये कोई एटम है और इस एटम में हमारे पास ये न्यूक्लियस है जिस पे Ze आवेश है और ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा है जिसमें वो किसी वेलोसिटी Vn से घूम रहा है और उसका जो रेडियस है वो Rn है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए किसी भी पार्टिकल की कुल ऊर्जा को कैसे डिफाइन करते हैं। आप सभी को पता है कि कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक, कुल ऊर्जा को मैं डिफाइन करता हूं यहां पर ई टोटल से इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी, इसको लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, या मैं थोड़े से और टर्म्स यूज करूं तो काइनेटिक को तो मैं काइनेटिक ही लिख रहा हूं, इसको मैं पोटेंशियल को यू से लिख सकता हूं। ओके, तो इस प्रकार से भी हम एनर्जीज को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब टोटल एनर्जी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग के बराबर होती है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं गतिज ऊर्जा, उसके बाद में निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो इसी में थर्ड पॉइंट में ए पॉइंट डाल लो, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगी बताओ। हम जानते हैं किससे जानते हैं, बोहर के प्रथम अभिगृत से। बोहर के प्रथम अभिगृत से क्या होता था, एम वी एन स्क्वायर अपॉन आर एन इज इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन में आर एन का स्क्वायर। यही था क्या हमारे पास। यहां आप देखें तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर एन से एक आर एन की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा एम वी एन स्क्वायर के जी डी स्क्वायर अपॉन में आर एन, यही बचेगा। अब मुझे बताओ बच्चों, गतिज ऊर्जा का सूत्र आप क्या पढ़ते हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, यही पढ़ा करते हैं अपन। यहाँ एन इसलिए लगा रखा है कि एनवी कक्षा का वेग है, तो मुझे बताओ यहाँ क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ 1/2 मैं कैसे भी ले आऊं इस वाली जगह पे, यानी इस वाली जगह पे 1/2 आ जाए तो ये भी गतिज ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 एम वी एन का स्क्वायर 1/2 के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक, तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये फॉर्मूला किसका बन गया पूरा, इसको मैं क्या कर सकता हूं,
काइनेटिक एनर्जी कह सकता हूं। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया 1/2 के जे डी स्क्वायर अपॉन में आर एन। ठीक है, तो इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। बच्चों 1 आप इसको दे लीजिएगा, ये जो ई टोटल वाला है ना, ये इसको 1 कह देना। फिर इसी में तो वैल्यू पुट करनी है दोनों की। तो ये आ गई इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जो कि बच्चों हमेशा धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसी में सेकंड बी पॉइंट डालें और लिखें इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसको मैंने U से डिफाइन करा है, और एनवी कक्षा की है तो बच्चों UN से डिफाइन कर लो। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी? वही देखो, इलेक्ट्रॉन और यहां देखो, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या लग रहा है? आकर्षण बल लगेगा। इस आकर्षण बल से यहाँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी बच्चों। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ेंगे, जो कि मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R। तो अगर एनवी कक्षा की है तो UN लगा लूंगा। के Q1 का मतलब पहला आवेश, नाभिक का आवेश है जेडी। Q2 का मतलब दूसरा आवेश, दूसरा आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे E, जो कि नेगेटिव होता है बच्चों। यहाँ पर आपको साइन चिन्ह के साथ में रखना है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है और शून्य भी हो सकती है। और नीचे आ जाएगा आर एन, एनवी कक्षा की त्रिज्या लेनी पड़ेगी। तो यू एन माइनस आगे आ जाएगा के जे डी ई स्क्वायर हो जाएगा, ई इंटू ई अपॉन में आर एन। तो बच्चों ये मेरे पास स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। ठीक, इसको समीकरण नंबर हम 2 देंगे। समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 का मान 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? ई टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल को मैंने यूएन से डिफाइन करा है, तो रख दो। ई टोटल काइनेटिक कितनी थी? 1/2 के जे डी स्क्वायर अपॉन में आर एन, यही आया था। और प्लस यूएन की वैल्यू कितनी है? देखो समीकरण 3 से, माइनस ऑफ के जे डी स्क्वायर अपॉन में आर एन। कितना आ गया? ई टोटल मेरे पास बनेगा 1/2 के जे डी स्क्वायर आर एन प्लस माइनस माइनस के जे डी स्क्वायर अपॉन में आर एन। ई टोटल कितना बनेगा? आप ये देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्या के जे डी स्क्वायर अपॉन आर एन दोनों में है क्या? है ना? तो क्या आएगा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर एन कॉमन ले लिया यहाँ से। यहाँ बच गया 1/2 माइनस, और यहाँ ये पूरा पार्ट ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मैं इंटू 1 लगा सकता हूँ ना, तो यहाँ 1 बच गया। ठीक, ई टोटल आपके पास कितना हो गया? के जे डी स्क्वायर अपॉन में आर एन, 1/2 में से -1 करोगे तो माइनस का 1/2 बच जाएगा। ई टोटल कितनी आ गई बच्चों? माइनस को आगे ले लो, 1/2 को भी आगे ले लो, के जे डी स्क्वायर अपॉन में आर एन, यही आएगा फॉर्मूला। इसका मतलब बच्चों यहाँ टोटल एनर्जी कैसी आ रही है? ऋणात्मक आ रही है। इसको समीकरण नंबर 4 हम देंगे, है ना। अब यहाँ पर आप आर एन की वैल्यू रख लो, रखना चाहो तो।
ई टोटल को और थोड़ा डिफाइन कर दो। ई टोटल इज इक्वल टू -1/2। पहले यहाँ लिख देना, हमें जानते हैं कि Rn हमने निकाला था बच्चों, वो आया था h² 4π², और आगे आ रहा था इसमें ke²m, और ऊपर आ रहा था कितना, n² अपॉन में z। यही बना था क्या? ये हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों। तो ये Rn का फॉर्मूला था, इसको उठा के इसमें पुट कर दो तो कितना बनेगा? तो यहां से पुट करेंगे तो ई टोटल आ जाएगा -1/2 kZd² अपॉन में Rn की वैल्यू यहाँ डाल दो, h² 4π² ke²m, और ये बनेगा ne² अपॉन z, क्यों ना? तो ई टोटल, ये नीचे वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? ये पूरा पार्ट नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो आप चाहो तो इसको अंडरलाइन कर ही लो ना, ये वो वाला पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये पूरा मसाला ऊपर। कितना हुआ? -1/2 kZd² 4π² ke², और कितना m, कितना आएगा ke²m और z। नीचे कितना आएगा? h² और n²। ये मेरे पास वैल्यू यहां पर आने वाली है, ठीक है। आगे देखो, ई टोटल सोल्व कर लो। कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा हो उसको काट दीजिएगा, बाकी को आगे ले लीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर कट तो कुछ नहीं रहा वैसे तो, लेकिन इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। 1/2, ये k का स्क्वायर बनेगा, z का भी स्क्वायर बनेगा, z के स्क्वायर को मैं लास्ट में लिखूंगा। k² बन रहा है, e⁴ बन रही है, देखो 4π² बन रहा है, और m आ ही रहा है। क्या बचा हो, है ना? k आ गया, e आ गया, 4π² आ गया, m भी आ गया, लास्ट में बचेगा z। तो z का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे h² n²। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है बच्चों, ठीक। तो ई टोटल -1/2 k² e⁴ 4π² m h², इस पूरे को आप इधर रहने दो, माइनस बाहर निकाल लो, z² और n² को बाहर कर लो। तो ई टोटल माइनस कितना हो जाएगा? इसको और सही लिखे तो 4π² k² e⁴ m h², नीचे 2 आएगा, ऐसे कुछ बचेगा, और z² अपॉन n²। अगर मैं बच्चों इस पूरे पार्ट को सोल्व करता हूं, ये सारा कांस्टेंट पार्ट आप देख सकते हो चाहे तो, देखो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k का वैल्यू कांस्टेंट होता है, कूलाम में जो वैल्यू आती है कूलाम कांस्टेंट की 9 × 10⁹ ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का मास है कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो बच्चों ये पूरा पार्ट कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इट इज अ कांस्टेंट। और जब बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करी जाती है ना, तो माइनस तो ऐसे कैसे, देखो ये जो मैंने सर्कल कर रखा है ना, इसको देखो आप ध्यान से,
इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है बच्चों -13.6। कितनी आती है? -13.6। माइनस बाहर है तो आप ओनली 13.6 देखो, तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये वैल्यू जो आती है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, इसमें आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यह सूत्र इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। एक लाइन लिखेंगे यहाँ काम की है बच्चों, यहां कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, जिससे ये स्पष्ट होता है, ये स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध है, यानी बाउंड सिस्टम है दोनों का, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों आपस में बाउंड है। यहाँ ऋणात्मक साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखें ना, यहाँ नेगेटिव साइन का और कोई मतलब नहीं है। अगर आप मोड देखेंगे इस वैल्यू का तो माइनस को हटा दीजिएगा। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो नाभिक है दोनों आपस में कितना बाउंड है, एक दूसरे से बाउंड सिस्टम बना रखा है इन्होंने, तभी तो एटम का आप देख पा रहे हो, एटम क्या है, तभी तो स्टेबल है एटम। अदरवाइज तो एटम क्या हो जाता, खत्म हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, अगर ये बाउंड नहीं होते तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आती है। अब इनमें रिलेशन लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो, आपको सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया, हमने काइनेटिक को के एन से लिखा है ना, यहाँ देख लेते हैं एक बार पीछे, है ना, के एन से भी लिख सकते हो या काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो ना। तो मैं के एन लिख लेता हूँ, आपको यही यूज करने आगे। के एन कितना हो जाएगा, के जे डी स्क्वायर बाई आर एन, 1/2 मल्टीप्लाई में था, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी को यूएन लिखा हमने, वो कितना आया था, -kjd² अपॉन में आर एन। और टोटल एनर्जी को भी आप ई एन लिख लेना, चाहो तो ई टोटल जो लिखा है ना उसको ई एन भी बोल सकते हैं अपन, एनवी कक्षा की ऊर्जा है। कितना आएगा, kjd² अपॉन में आर एन आ रहा था और 1/2 मल्टीप्लाई में। ऐसे हमारे पास तीनों एनर्जी के फॉर्मूले आ गए। ठीक है, इनको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ ना एक बार के लिए। ठीक, ये तीन फॉर्मूले हमारे पास, अभी तीनों में रिलेशन निकालेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना इनके रिलेशंस। देखिए, काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देखें, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आपको, कि एन का रिलेशन देखें अपन टोटल एनर्जी के साथ, तो टोटल एनर्जी का मोड कर दूं क्या, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसी को देखो अपन एक टर्म में और लिखते हैं, इसी को आप चाहो ना ऐसा भी कह सकते हो, इस टोटल एनर्जी को आप बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हो। आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन न्यूक्लियस वाले में, नाभिक वाले में। बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हो इसको, टोटल एनर्जी को, है ना। और ये किसके इक्वल थी हमारे पास, काइनेटिक के। बी का मतलब बाइंडिंग
एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा, इसका मतलब है बंधन ऊर्जा। अगर आप इतनी ऊर्जा किसी परमाणु को दे दो तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा निकल के। बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। आवश्यक ऊर्जा। ओके। और क्या देख पा रहे हो आप? मुझे बताओ, क्या यूएन दो गुना है टोटल एनर्जी की? ईएन की देखो, यूएन और ईएन को देखना, क्या यूएन ईएन की दो गुना दिख रही है आप लोगों को? देखो दोनों में से माइनस माइनस तो हो जाएगा कैंसिल। और अगर आप यूएन का फॉर्मूला डालें और ईएन का डालें तो देखो दो से दो कट जाएगा, तो ये 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना इसमें, तो इसलिए डबल हो गई है यूएन। ये भी ध्यान रखना, ठीक। और अगर बिना मोड में देखे तो के एन और यूएन में क्या रिलेशन है? के एन यूएन का भी देख लो। के एन और यूएन, तो यूएन देख सकते हो आप, वो के एन का डबल टाइम्स है क्या? मोड ध्यान रखना, मोड है ना, ये देखो ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि इसको वेरीफाई कर लो आप चाहो तो, 2 × करके है ना 1/2 kJd² Rn, और इधर यूएन का फॉर्मूला डाल दो kJd² Rn, तो 2 से 2 कट गया ना, बराबर आ रहा है। तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो, तो आपके पास रिलेशंस काफी आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इन तीनों में मैं आपको एक रिलेशन और लिखा देता हूं, उसको भी आप याद रखें। के एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ UN/2। ये इनका रामबाण रिलेशन है तीनों में, ठीक। यहाँ मोड नहीं है, इसमें ध्यान रखना, बिना मोड के साथ है ये बाकी मोड के साथ है। ओके, तो ये एनर्जी के फॉर्मूले और इनके रिलेशंस मैंने आपको बताए। अब हम आगे बात करते हैं कि एनर्जी लाइंस, इनके अंदर जो हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे, और हाइड्रोजन परमाणु में ये स्पेक्ट्रम कैसा आता है लाइंस का, एनर्जी लाइंस कैसी आती है, एनर्जी स्टेट कैसी आती है, या बोले तो ऊर्जा अवस्थाएं कैसी होती है, उनका एक डायग्राम देखेंगे अपन। इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इसी में एडिंग डालो छोटा सा, ऐसे अलग टॉपिक नहीं है, तीसरा इसी का एप्लीकेशन तीसरा ही चल रहा है ना। आप लिखेंगे ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। इसमें एक दो लाइन लिखो पहले। किसी परमाणु में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते हैं, उस कक्षा को ऊर्जा स्तर कहते हैं। भाई हर कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग, एनर्जी लेवल कहते हैं बच्चों उसको। अब हमने तो पढ़ रखी है, 9वीं कक्षा की ऊर्जा पढ़ रखी है, तो क्या दिक्कत है, लिख लो ना, हम जानते हैं भाई, हम सब कुछ जानते हैं ना। हम जानते हैं कि, बस पढ़ते ही नहीं है, बाकी जानते तो तुम बहुत कुछ हो। हम जानते हैं कि 9वीं कक्षा या 9वें ऊर्जा स्तर की
की ऊर्जा कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, ई एन से डिनोट किया है अपन ने, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये एनवी कक्षा की ऊर्जा है बच्चों। लेकिन हम तो किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम। बोर का जो परमाणु मॉडल है ना बच्चों, वो एकल परमाणु वाले, एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही लागू होता है। जैसे हाइड्रोजन हुआ, या हाइड्रोजन के समान परमाणु। जैसे कि मैं देखो यहाँ बता देता हूँ आपको, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समान परमाणुओं के लिए ये बोर का एक ड्रॉबैक मान सकते हो कि ओनली ये एक ही इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू होता है। जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक मैं निकाल देता हूँ बाहर, हीलियम प्लस के लिए भी लागू हो जाएगा। लिथियम में डबल प्लस लगाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 3 होते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लगेगा, तो 2 को बाहर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे इनका देखो परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होगा सबका। जेड इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समान परमाणुओं के लिए ही लागू होता है। इसका मतलब ऐसे परमाणु जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए, सीधा सा इसका मतलब यही है। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो अब हम हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, ये एग्जाम में बनवा लिया जाता है बच्चों। ठीक है, बना दे। देखो कैसे बनाएंगे, इधर ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले सारी एनर्जीज निकाल लो। देखो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है बच्चों, 1। एक एक कक्षा की ऊर्जा निकालूंगा मैं। सबसे पहले बात करें प्रथम कक्षा के लिए, तो n इक्वल टू लेंगे हम 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं प्रथम कक्षा के लिए, या प्रथम कक्षा बोल दो। दूसरा हो जाएगा द्वितीय कक्षा, थर्ड हो जाएगा तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा, पंचम कक्षा, इसका एक नाम और है, इनका अलग नाम भी आता है कई बार एग्जाम्स में, मैं ऑब्लिक लगा के लिख देता हूं। इसको कहते हैं बच्चों मूल ऊर्जा स्तर। ठीक, या मूल अवस्था भी बोल देते हैं, मूल अवस्था बोल दो ना, मूल अवस्था। इसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। आगे इन टर्म्स को समझाऊंगा मैं, क्या होती है सारी चीजें हम समझेंगे। द्वितीय उत्तेजित अवस्था, अरे ये क्या हुआ, सही है। तृतीय
अब देखो नाम मिसमैच हो रहा है, तुम मत सोचना इधर चतुर्था इधर तृतीय आ रहा, आएगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें प्रथम कक्षा को क्या बोलते हैं, मूल अवस्था। और एग्जामिनर जो है कंपटीशन में तो ऐसे ही देता है वो, ताकि बच्चा एन का वैल्यू रखने में गड़बड़ करे और आंसर गलत लाए। चतुर्थ उत्तेजित अवस्था, तो जब चतुर्थ बोले ना वो, तो आपको एन इक्वल टू 5 रखना है, ना कि 4। दिक्कत कर लोगे वहां पे, है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, इनकी मैं इंग्लिश भी लिख देता हूँ, कई बच्चे हमारे अंग्रेज भी तो है ना, उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश भी लिखना जरूरी हो जाएगा, तो इनके बीच में मैं इंग्लिश भी लिखता हूँ। आजकल हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी सीख रहे हैं। देखिए यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सबसे नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड स्टेट बोल दो इसको। इसमें सेकंड ऑर्बिट लिख दोगे, ये डॉट डॉट नहीं छोड़ना, आपको लिखना है पूरा। इसमें आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है ना, तो एक्साइटेड स्टेट। यहां आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट, और यहां सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ फोर्थ ऑर्बिट, और यहाँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो भी है ना, और यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट, और यहाँ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। लिख दोगे ऐसे। अब करस्पॉन्डिंग एनर्जीज निकाल लो। कैसे निकालोगे, एन इक्वल टू 1 के लिए, तो एन इक्वल टू 1, देखो ई एन का फॉर्मूला हमारा वही काम करेगा यहाँ, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू तो 1 फिक्स है, -13.6 फिक्स है, एन की वैल्यू चेंज होगी बस। तो देखो आप कैलकुलेट कर लेना, एन इक्वल टू 1 के लिए निकाल देता हूं मैं, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 ये आएगा। थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूँ, E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे E2 निकाल लोगे तो ये आ जाएगी -13.6, जेड का वैल्यू वही 1 आएगा। दूसरी कक्षा की निकाल रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे ना, याद भी होनी चाहिए 1 E2 डायरेक्ट। तो देखो बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 13.6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 13.6 नीचे आएगा 4, 4 का डिवाइड करो 13.6 में, तो ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही E3 की अगर मैं बात करूं तो -13.6, 1 का स्क्वायर, एन की जगह हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे अब की बार 9 का डिवाइड लगेगा। जैसे E4 की बात करें तो -13.6, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा E4 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही मैं और कक्षाओं की भी निकाल सकता हूँ। E5 -13.6, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा E4 इज इक्वल टू, ये बनेगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन परमाणु के अलग अलग कक्षाओं की क्या निकाल ली बच्चों, ऊर्जा निकाल ली। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन ऊर्जाओं के अकॉर्डिंग हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। बना दें? तो देखो, चलिए हम बनाते हैं डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा देखो। पहले देखो, नीचे तो गैप होगा ज्यादा, मैंने 5 कक्षाएं ली है तो 5 ही लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। थोड़ा सा इसको और ज्यादा कर लेता हूं मैं, और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सो दैट आप अच्छे से क्लियरली समझ पाए। हम्म ये तीसरा ऊर्जा स्तर आ जाएगा। ये चौथा ऊर्जा स्तर आ जाएगा। और ये पांचवा ऊर्जा स्तर आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ऊर्जा स्तर रहेंगे। ऐसे देखो बच्चों, और आगे भी जा सकते हो आप, अनंतवां ऊर्जा स्तर भी आएगा, उसको भी मैं यहीं कहीं बना देता हूं। ये इनफाइनाइट वाला ऊर्जा स्तर आ गया, n इक्वल टू इनफाइनाइट। तो बच्चों, हमने n इक्वल टू 1 के लिए बात की, n इक्वल टू 2 के लिए बात की, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5। ठीक है ना। और चाहो तो आप इन सबको इधर लिख लो, यहां लिख दो, है ना। ओके। और इधर इनके करस्पॉन्डिंग में एनर्जीज लिख देता हूं। तो हमने देखा, नीचे नीचे वाला जो ग्राउंड स्टेट था उसकी एनर्जी यही है, -13.6। बच्चों याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, और आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। तो माइनस सेकंड वाले कितनी आई थी, 3.4। थर्ड वाले की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे अगले की आई थी, फोर्थ वाले की, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे अगले की E5 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों, जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते जाते हैं ना, उनका गेपिंग कम होती जाती है। आप खुद देख लो ना, इन दोनों के बीच का गैप आप खुद देख लो, वैल्यूज से निकाल के। इनके दोनों का बीच का गैप आएगा आई थिंक 10.2। इनका गैप देखो और कम हो गया, इनका वैल्यू वाइज देखो आप, गैप निकाल के कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से इनकी गैपिंग कम होती जाती है, इनका जो अंतराल है ना वो कम हो जाता है। ठीक। इन ऊर्जा स्तरों को मैं थोड़ा सा और सजा देता हूं आपके लिए। ठीक है बच्चों। तो मैंने इनको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है। तो बच्चों, सबसे जो नीचे वाली स्टेट है, इसको मैंने कौन सी बोली थी, ग्राउंड स्टेट। ये सबसे ग्राउंड का फ्लोर। जैसे हमारे घर में भी क्या होता है, जैसे हमारे मान लीजिए 3 मंजिल मकान है, तो नीचे और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर, है ना। तो यहाँ बोलते हैं स्टेट, ग्राउंड स्टेट। मूल अवस्था, मूल अवस्था ऊर्जा स्तर, ऐसे बोलते हैं ना। अगला ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित कक्षा, प्रथम उत्तेजित अवस्था बोल दो या कक्षा बोल दो। ठीक। ऐसे ही इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय
उत्तेजित अवस्था। इसमें आप खुद लिख ही दोगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट और ब्रैकेट में लिख देना तृतीय उत्तेजित अवस्था। ऐसे अगले में फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या चतुर्थ उत्तेजित अवस्था। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इनको, तो ये जो सारी अवस्था है ना, ये इतनी यहां से लेके यहां तक ये सारी उत्तेजित अवस्थाएं हैं, उत्तेजित अवस्थाएं। और इलेक्ट्रॉन कभी भी इन उत्तेजित अवस्थाओं में नहीं रहना चाहता। इलेक्ट्रॉन ज्यादातर कहां रहना चाहता है? ग्राउंड फ्लोर पे, सबसे न्यूनतम एनर्जी की स्थिति में रहना चाहता है वो। यही वो क्या रहता है, सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है इलेक्ट्रॉन। जैसे हम भी कहां रहते हैं, ज्यादातर नीचे नीचे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे। तो न्यूनतम ऊर्जा वाले लेवल पे वो रहना चाहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि वो यहां पर क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर। ठीक है, यहाँ वो नाभिक होता है, जैसे मैं आपको और भी बना के दिखाऊं। यहाँ पे यहाँ न्यूक्लियस होता है, ऐसे मान लो। इस न्यूक्लियस से ऊपर तो आएंगी सारी कक्षाएं, पहली n इक्वल टू 1, अपन उनको वैसे सर्किल में दिखा देते, अब मैंने एक लाइन में दिखा दिया इनको। तो एक्चुअल में आप देखो, ये ऊर्जा स्तर वही है, n इक्वल टू, इसको बोल दो आप 1, इसको बोल दो 2, इसको n इक्वल टू 3, ऐसे है ना, ऐसे चलता जाएगा। आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, के एल, तीसरी कक्षा को बोलते हो एम। तो के करस्पॉन्डिंग हो गया n इक्वल टू 1, एल के करस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 2, एम के करस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 3, और ऐसे n इक्वल टू 4। ये केमिस्ट्री में आपके के एल एम एन चलता है। तो यहाँ भी इनको आप रिलेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है यहाँ पर, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आई होप अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर को देखने के लिए आपको सभी को फिर से एक बार थैंक यू। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।